नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौड़ी लोकसभा से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इगास के मौके पर पूजा अर्चना भी करते हुए वो नजर आए। इस दौरान अनिल बलूनी के आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इगास का कार्यक्रम दीपावली के 11 दिन बाद मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों में भगवान राम जब 14 साल बाद वनवास से लौटे थे तो 11 दिन बाद पहाड़ में इसकी सूचना मिली और फिर 11 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है, इस जिसे इगास कहते हैं। और तब से 11 दिन दीपावली के बीत जाने के बाद इगास मनाने की मान्यता है। हालांकि अब पहाड़ में इगास उतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता, लेकिन गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के द्वारा इस त्योहार को धूमधाम से मनाने की शुरुआत कई सालों से की गई है। वहीं अब बात सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के सभी कार्यक्रमों की कर लेते हैं। उत्तरकाशी के डामटा में सांस्कृतिक विकास मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सांस्कृतिक विकास मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे और बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उत्तरकाशी के डामटा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सांस्कृतिक विकास मेले का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और बाइक रैली में भी शिरकत करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो डामटा में सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सांस्कृतिक विकास मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, साथ ही बाइक रैली में भी शिरकत करेंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के मोर्चे के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को देखते हुए सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए ये सम्मेलन काफी ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति के सम्मेलन के साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पूर्व सैनिकों के सम्मेलन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। जनता पार्टी का प्रचार पिछले 3 माह से लगातार केदारनाथ के अंदर चल रहा है। कल बड़ी संख्या में वहां पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, मेरा स्वयं वहाँ रहना होगा और उसके बाद हमारा एक दिन पूर्व सैनिकों का सम्मेलन वहाँ करने वाले गणेश जोशी जी हमारे वहाँ उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारा आईटी का भी एक बड़ा वहाँ पर हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे, जिसमें हमारे मनीष खंडूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उस कार्यक्रम करेंगे। अनेकों नेताओं के कार्यक्रम हमने बूथ केंद्रित तय किए हुए हैं। तो हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जाने वाले हैं या मेरा भी कार्यक्रम है, तो प्रत्येक बूथ केंद्रित कार्यक्रम रचना बनी है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि केदारनाथ सीट ये भाजपा की अपनी परंपरागत सीट है, उस सीट को तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केदारनाथ सीट पर अनुसूचित जाति के मोर्चे के सम्मेलन में शामिल होंगे। आज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी अनुसूचित जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति के लोग शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को देखते हुए सम्मेलन को आज संबोधित भी करेंगे।
सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से केदारनाथ सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, इस दौरान आज अनुसूचित जाति सम्मेलन में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। किस तरह से कोशिशें कि केदारनाथ सीट पर कमल खिलाया जा सके? देखिए, बीजेपी के लिए यह चुनाव आसान नहीं कहा जा सकता है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों, सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की वहां पर केदारनाथ विधानसभा सीट पर जिम्मेदारी तय करी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पार्टी संगठन की रीति नीति को पहुंचाया जा सके, जनता को पार्टी के प्रति लामबंद किया जा सके और इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सके। बीजेपी का दावा है कि चंपावत का जो मॉडल रहा, जब मुख्यमंत्री का उपचुनाव चंपावत सीट पर हुआ था, उसी मॉडल को केदारनाथ सीट पर अपनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा और बड़ी जीत हासिल कर इस सीट से बीजेपी अपना जीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखने का काम करेगा। केदारनाथ की सीट बीजेपी के लिए पारंपरिक सीट यहाँ पर रही है क्योंकि इस सीट पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो एक बार यहाँ पर 2017 में कांग्रेस के जो विधायक मनोज राउत वो यहाँ पर जीते थे, उससे पहले इस सीट पर बीजेपी का ही परचम वहां पर लहराता नजर आया है और यही वजह है कि बीजेपी इस सीट पर अपने आप को जीत को लेकर बड़ी आश्वस्त भी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी इस चुनाव को कमजोर नहीं आंक रही है क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस इस समय ऊर्जावान नजर आ रही है, उत्साहित नजर आ रही है और दो चुनाव में जो कांग्रेस को जीत हासिल मिली है उसको देखते हुए बीजेपी ने अपनी जो सक्रियता है, चुनावी रणनीति है, उसको माइक्रो लेवल तक पहुंचाने का काम यहाँ पर शुरू करा है। बीजेपी का आज अनुसूचित जाति मोर्चे का एक सम्मेलन वहां पर हो रहा है, यानी केदारनाथ विधानसभा के जो अनुसूचित जाति के जो पदाधिकारी वहां पर होंगे वो लोगों को वहां पर उस सम्मेलन में लाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस सम्मेलन में रहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उस सम्मेलन में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो दलित वोटर्स है, जो SC/ST का जो वोटर्स है, उसको पार्टी के साथ जोड़ने का काम वहां पर किया जा सके। सरकार की जो योजनाएं हैं जो अनुसूचित जाति के लिए चल रही है या उस क्षेत्र में विभिन्न विकास की योजनाओं को लेकर जो मुख्यमंत्री ने वादे किए हैं उनको जनता के बीच पहुंचाने का काम आज फिर से एक बार पुनः इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। तो बीजेपी इस सीट को जीतने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को ये पता है, ये बीजेपी इन चीजों को जानती है कि कांग्रेस के पास नेताओं की बड़ी फौज वहां पर है। कांग्रेस जिस प्रकार से पहाड़ी सीटों पर अपना वर्चस्व लगाती आई है, ऐसे में इस सीट पर कोई भी ढिलाई या कोई भी कमजोरी ये भी है, जिस तरह से बीते दो उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद जीत का मोमेंटम एक तरह से बढ़ाती हुई जा रही है, कांग्रेस टेम्पो बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जो भी मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, चाहे तीर्थ पुरोहितों का मुद्दा हो, चाहे स्थानीय लोगों का मुद्दा हो, चाहे सोने की चोरी का मुद्दा हो, केदारनाथ की प्रतिष्ठा का मुद्दा हो, ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौतियां कई हैं। किस तरह से इन चुनौतियों को पार पाने की कोशिश, क्योंकि केदारनाथ सीट अयोध्या हारने के बाद एक तरह से देखा जाए तो अब सबकी नजरें केदारनाथ पर है और केदारनाथ बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए साख और नाक की लड़ाई है। देखिए, देश भर में कई सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है, लेकिन केदारनाथ सीट का अपना एक अलग महत्व है और यही वजह है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक सभी नेताओं की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है क्योंकि केदारनाथ का मैसेज देश और दुनिया में जाने का काम यहाँ पर करता है। बीजेपी इसीलिए इस चुनाव को कमजोर में लेने का काम नहीं कर रही है। इस चुनाव को बड़े मार्जिन से जीता जा सके उसके लिए पहले से ही तैयारी यहाँ पर कर रही है, इसीलिए अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय करी है। और ये कहा जा सकता है कि अब जब चुनाव का अंतिम प्रचार प्रसार का अंतिम समय यहाँ पर है, 5 से 6 दिन का समय यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर बचा है, तो ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत इस विधानसभा सीट पर यहाँ पर झोंक दी है। पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, जिनको जनता पसंद करती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उस क्षेत्र में रहेंगे। अगले 3 से 4 दिन तक वो लगातार इसी प्रकार से केदारनाथ विधानसभा का दौरा वहां पर करेंगे, विभिन्न सम्मेलनों में जाने का काम वहां पर करेंगे और जो पार्टी की तरफ से जो कोशिश है कि जनता को कैसे हो लुभाया जा सके, पार्टी के प्रति लामबंद किया जा सके, उसका प्रयास वहां पर करने का काम किया जाएगा। केदारनाथ सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने उपचुनाव जीतने का काम वहां पर किया था, तो बद्रीनाथ सीट का मैसेज दूर तक गया था। ऐसे में जब मंगलौर सीट भी हारे काम हुआ था तो देश में एक ये कांग्रेस और अब केदारनाथ इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जैसे पिछले 2 उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, अगर केदारनाथ भी कांग्रेस जीत जाती है तो बीजेपी के हाथ से बाजी पूरी तरह से पलट सकती है, एक तरह से फिसलती हुई दिखेगी क्योंकि आगे आगामी चुनाव भी है, चाहे निकाय चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव हो या 2027 की बात हो।
देखिए, केदारनाथ सीट का महत्वपूर्ण इसलिए भी बढ़ जाता है, महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाता लगाव केदारनाथ के साथ रहा है। देश में अकेले केदारनाथ धाम एक ऐसी जगह है जहां पर प्रधानमंत्री अब तक 8 बार पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में वो आने के बाद केदारनाथ के दर्शन जरूर अवश्य यहाँ पर करते हैं। और जिस प्रकार से केदारनाथ में केदार गुफा में उनका जाने का काम हुआ था, गुफा के अंदर उन्होंने ध्यान करने का काम किया था, ध्यान केंद्रित किया था, और केदारनाथ के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते आए हैं, स्वयं खुद केदारनाथ घाटी में कह सकते हैं कि 2013 के बाद से जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं उसकी स्वयं मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा उसका नियंत्रण वहां पर रहता है। तो ऐसे में ऑल वेदर रोड की बात हो या जिस तरह से केदारनाथ में विकास के काम तेज गति से बढ़ाए जा रहे हैं, और बार बार भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि केदारनाथ जब से हमारी सरकार आई हमने विकास किया है। पीएम का क्योंकि खासा लगाव है, वो भी पल पल की अपडेट लेते रहते हैं कि किस तरह से पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे और दूसरी तरफ कांग्रेस जो स्थानीय मुद्दे उठा रही है, क्या लगता है अभय, किसके मुद्दे किस पर कितना भारी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को ही यहाँ पर अपना हथियार बनाने का काम यहाँ पर कर रही है। चाहे आप केदारनाथ की चारधाम यात्रा का प्रश्न उठा लो, क्योंकि जिस प्रकार से केदारनाथ यात्रा के दौरान मिसमैनेजमेंट देखने को मिला था, स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ा था। इसके अलावा जो मानसून सीजन में जो आपदा वहां पर आई थी और आपदा के बाद जो प्रभावित लोग थे उनको अभी तक पूरा मुआवजा ना मिलना, ये बड़े मुद्दे यहाँ पर है। साथ ही जो सबसे बड़ा विवाद का जो विषय रहा है, केदारनाथ धाम के नाम पर केदार मंदिर का निर्माण दिल्ली में होना, शिला का केदारनाथ से दिल्ली तक पहुंचना, वो ऐसे गंभीर विषय हैं जिनको कांग्रेस पार्टी जनता के बीच ले जाने का काम कर रही है। और धर्म और आस्था से जोड़ने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, और जनता भी उन सब चीजों को बड़ी बखूबी यहाँ पर समझ रही है, क्योंकि स्थानीय लोग हैं और स्थानीय मुद्दों को देखना चाहते हैं। जबकि भाजपा के पास सिर्फ डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को बताने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पिछले 1 महीने के भीतर केदार घाटी के लिए जो 300 करोड़ से ज्यादा की जो व्यवस्था है वहां पर करी है, वो बड़ा उनके लिए प्रमुख हथियार यहाँ पर बन सकता है। यानी जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से केदारनाथ में प्रचार प्रसार को जोर दे रहे हैं, दम भर रहे हैं, और जैसा आपने भी कहा कि चुनाव से पहले अभी 2-3 दिन वो पूरी तरह से केदारनाथ में कैंप करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। हालांकि कितना इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। आप बने रहिएगा अभय, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं देहरादून के कैंट इलाके में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान ओएनजीसी चौक पर कार कंटेनर ट्रक से टकरा गई। कार में 7 लोग सवार थे। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका देहरादून के सिनर्जी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो देहरादून में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, ट्रक से कार टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों में 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये ओएनजीसी वाले चौक है, ओएनजीसी वाला। सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से देहरादून में भीषण सड़क हादसा होता है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है हादसे की और कितने बजे यह हादसा हुआ? ये देखिए, देर रात का हादसा है, करीब 2 बजे के करीब ये हादसा देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुआ है, जहां पर एक इनोवा जो गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, जिसमें 7 नौयुवक वहां पर उस गाड़ी में बैठे थे। उनकी तरफ से उस गाड़ी का सामना सीधे कंटेनर से वहां पर हुआ, जो कंटेनर टर्न कर रहा था, यानी मुड़ रहा था, पीछे से गाड़ी सीधे कंटेनर पर लगी है। और इस गाड़ी की स्पीड इतनी बताई जा रही है जिसके चलते गाड़ी कई बार कह सकते हैं घुमाव खाते हुए सड़क के दूसरे छोर पर जाके गिरी है। ये हादसा दर्दनाक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऑन द स्पॉट इस गाड़ी में 7 लोग सवार थे और ऑन द स्पॉट 6 लोगों की मृत्यु वहां पर होगी, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां ऑन द स्पॉट उनकी कॉलेज के छात्र थे। जी, अभी तक जो जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये 2 जो थे रहने वाले ये दिल्ली के थे, कुछ चंडीगढ़ के बताए जा रहे हैं, कुछ हिमाचल के इसमें बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देहरादून में ये विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने का काम यहाँ पर करते थे और आज देर शाम किसी वजह से जाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा था और गाड़ी की रफ्तार तेज होने का कारण यहाँ पर संभावना उसकी जताई जा रही कि गाड़ी की रफ्तार 100 से ज्यादा यहाँ पर थी और 100 से 150 के बीच में गाड़ी की रफ्तार रही है, जिसकी वजह से जो एयर
एयरबैग्स यानी जो सुरक्षा के जो मानस होते हैं गाड़ी में, जो सेफ्टी के जो फीचर होते हैं, उनको खुलने तक का समय वहां पर नहीं मिल रहा है। पुलिस इसके अलावा जो ट्रक यानी जो जिस कंटेनर से ये गाड़ी टकराई है, उस कंटेनर के जो चालक थे वो मौके से, घटना होने के बाद मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी भी तलाश यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ताकि गाड़ी की स्पीड या फिर जो दूसरे जो कारण है उस चौराहे पर इस दुर्घटना के, उनको समावित करने का काम यहाँ पर किया जा सके। साथ ही जो मृतक लोग हैं उनके परिजनों को भी इत्तला करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जी अब क्योंकि इस हादसे में जैसा आपने भी कहा कि इतना भीषण यह हादसा था कि एयरबैग्स को खुलने तक का समय नहीं मिला। ऑन द स्पॉट 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी स्थिति क्या कुछ है, उसके बारे में डॉक्टरों का क्या कुछ कहना? देखिए, जो इस समय इस गाड़ी से जो गंभीर अवस्था में, जिनको पुलिस की तरफ से 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया, सिनर्जी अस्पताल में उनका इस समय इलाज चल रहा है। और जो सूत्र बता रहे हुए हैं कि सिनर्जी अस्पताल से भी उनको हायर सेंटर रेफर करने का काम वहां पर कर दिया गया। उनकी हालत और गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है। और जो गाड़ी के हम खुद तस्वीरों में उन सब चीजों को देख सकते हैं कि जो इस दुर्घटना में जो गाड़ी शामिल थी, जिस गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी के जिस प्रकार से परखच्चे उड़े हुए हैं, जिस प्रकार से गाड़ी की छत अलग हो चुकी है, उसके जो पार्ट्स हैं दूसरी तरफ सड़क पर बिखरे हुए हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिससे वो सीधे सामने कंटेनर पर जा टकराई है। और जो सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के, उनको भी खुलने तक का समय यहाँ पर नहीं मिला। पुलिस कोशिश कर रही है कि अगर जो घायल जो युवक है, जो जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, अगर वो कुछ बोलने की स्थिति में है तो उसकी भी जानकारी जुटाने का काम वहां पर किया जाएगा। उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर वजह क्या थी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां वहां पर रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां हड़ताल कर रहे उपनल कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत के बाद उपनल कर्मियों की हड़ताल स्थगित हुई है। 25 नवंबर को शासन के अधिकारियों के साथ उपनल कर्मचारियों की फिर से बातचीत होगी। वहीं आपको बता दें कि शासन का कहना है कि आचार संहिता के चलते लिखित आश्वासन नहीं दिया जा सकता। तो उपनल कर्मचारियों ने फिलहाल के लिए अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। सीएम से बातचीत के बाद उपनल कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। और अब सीधे आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। माताएं, बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का इस महोत्सव में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया। हेलीपैड से मैं यहां तक आते आते सैकड़ों की संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, मैं और मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इगास, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाई दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे, पहले इगास, बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे निश्चित रूप से अपार खुशी हो रही है, अपार आनंद हो रहा है। मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए जो हमारी यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और साथ में इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ जुझारू एवं युवा विधायक मेरे छोटे भाई श्री दुर्गेश्वर लाल जी को भी
मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य आयोजन के माध्यम से आपने न केवल हमारे इस जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का ये क्षेत्र ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहां हमारे जो पारंपरिक खेल है उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को भी खेल के माध्यम से उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। उन सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये जो खेल है ये संस्कृति का विकास का एक सशक्त, एक समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका आपस में जोड़ने में भी ये खेलों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय होता है, परस्पर मेलजोल होता है, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भी खेल गतिविधियों को प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हम योजनाएं भी बना रहे हैं, लगातार ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खेल संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए विशेष निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम बनाने हो, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण हो या अनेक स्टेडियमों का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम, छोटे स्टेडियम, बड़े स्टेडियम, इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और इस बार के आम बजट में हमने एक और प्रावधान किया है, एक बड़ी धनराशि 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि, ये हमने अपने नौजवानों के प्रतिभा कौशल के लिए, उनके विकास के लिए, खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए अलग से निर्धारित की है। भाइयों बहनों, आज खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन्हें उचित मंच प्रदान करने के लिए बहुत सारे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अभी हम युवा महोत्सव देहरादून में कर रहे हैं, हम खेल महोत्सव करते हैं, खेल महाकुंभ करते हैं। इन खेल महाकुंभ के माध्यम से नीचे हमारे न्याय पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से अनेक हमारे युवा नौजवान खिलाड़ी भाई खेलते खेलते अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते करते राज्य स्तर पर भाग लेते हैं, और राज्य स्तर में भाग लेने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे से सबको आने का मौका मिलता है। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं इसमें उभर कर सामने आएंगी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी एक ऐसा मंच मिले।
तो आप उत्तरकाशी से सांस्कृतिक विकास मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।